कालीन इतिहास की चर्चा कर रहे थे। और उसमें कल हम लोग इतिहास का डिफिनीशन लिखे थे। कोई बताएगा इतिहास किसे कहते हैं? और कोई बताएगा इतिहास किसे कहते हैं? अतीत काल में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं उनका सुव्यवस्थित क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना ही इतिहास है। वेरी गुड। फिर हम लोग उसका अध्ययन कैसे किए थे, कोई बताइए? इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किए थे और इसके जानने के क्या स्रोत थे? तो कौन कौन से कालखंड थे? प्रागैतिहासिक काल किसे कहते थे? केवल अभिलेख और खुदाइयों के से ज्ञान जो प्राप्त होता है उसे हम प्रागैतिहासिक प्रोटोहिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। फिर आदि ऐतिहासिक में और ऐतिहासिक में फिर इतिहास जानने के स्रोत क्या थे? ठीक है। फिर हम लोग पाषाण काल के बाद हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद काम पाषाण कालीन, फिर हम लोग वैदिक उत्तर वैदिक काल, फिर कोरस महाजनपद जिसमें सरप्लस प्रोडक्शन वगैरह की हम लोग बात किए थे, लोहे की खोज हो जाती है। और जो बैल होते थे ना, बैल, इनके बारे में गाय से बैल का परिवर्तन एक बहुत भारी मतलब एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से चेंजेस थे, एक क्रांतिकारी परिवर्तन था जिससे हमारा सरप्लस प्रोडक्शन और बढ़ जाता है। लोहे के आविष्कार होने से, लोहे की खोज होने से क्या होता है कि जो गहरी जुताइयाँ होती थी तो गहरी जुताई से अनाज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो विनिमय के माध्यम भी थे अनाज उस समय। ठीक है। फिर हम लोग मौर्य काल पढ़ते हैं। मौर्य काल के बाद शुंग के बारे में हम लोग अध्ययन कर अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का वर्ष 1 में जिसकी हत्या करके शुंग शासन गति प्राप्त करता है। शुंग के बाद कुषाण वगैरह सब जो हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर गुप्त थे, हाँ, गुप्त के बाद उत्तर गुप्त थे। फिर हर्षा आते हैं। हर्षा के बाद कौन आते हैं? परमार, बिहार, चौहान और चालुक्य। ठीक है, 4 वंशों की उत्पत्ति होती है ना। परमार थे, कौन कौन वंश थे? 4 बताइए आप लोग। बाबू, पर्वत, वशिष्ठ, हाँ, यह 3 वंशों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। इसी पृथ्वीराज रासो किसकी है? तो इसी से संबंधित था ना। चंद्रवदाय की पृथ्वीराज रासो में इसका वर्णन मिलता है, स्रोत यहीं से था। ठीक है। फिर जब ये सब जो मतलब राजपूत वंश की भारत में आगमन हो जाता है, एक उत्पत्ति वगैरह हो जाती है, तो फिर क्या होता है? आपस में लोग शासन करने के लिए युद्ध करने लगते हैं ना। ठीक है। फिर हमने उसमें क्या क्या बताया था? उत्पत्ति हो गया इन चारों वंशों का। फिर हम हर्ष के बाद ट्रिपल अलायंस की शुरुआत होती है। ठीक है। ये मुख्य 4 वंश हम बताए थे इसमें। यहाँ कौन था? ठीक है। इसका शासक कौन था? संस्थापक, प्रभाकर। ठीक है। यहाँ कौन था? इसका कौन था? इससे कौन जुड़ा था? मालवा का देवदूत था ना।
ठीक है। यहाँ कौन था? बल्कि गुजरात में था ना। यहाँ कौन था? कौन था यहाँ का? ठीक है। तो फिर ये कई भागों में से फिर डिवाइड हो जाते हैं राजपूतों के आने से, ठीक है। फिर अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता है। ये आपस में क्या करेंगे? युद्ध करते रहेंगे, इनके पास जाएंगे, ऐसे युद्ध करते रहेंगे, ठीक है। आपस में क्या करना है? युद्ध करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या उत्पन्न होगा भारत में? बीच में चर्चा कर रहे हैं। फिर हमने ट्रिपल अलायंस की बात की थी। ऐसे भी विपक्षी संघर्ष चलता रहता है ना। पूर्व में कौन था? धर्मपाल ने क्या किया था? इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल गोपाल पहला शासक था जो लोकतांत्रिक प्रणाली द्वारा नियुक्त किया था। नया कौन था? यहाँ उत्तर में पतिहार होते हैं ना, पूर्व में पाल होते हैं। यहाँ कौन था? राजपूत शासक ध्रुव था। ठीक है, दक्षिण में थे, ठीक है। आप तो भूलेंगे नहीं, पूछता है कई बार एग्जाम में आता रहता है। तो पूर्व पश्चिम दक्षिण में कौन था, कौन कौन के बीच में होता था? लगभग 200 वर्षों तक ही चलेगा ऐसा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इतना नोट कर लिया आप लोग? यहाँ पे समझ में आ रहा ना? ठीक है। अब बताइए, अगर यहाँ पे स्थिति उत्पन्न हो गई है तो भारत में क्या उत्पन्न होगा? क्या 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 अव्यवस्था फैल सकती थी? एकता नहीं रहेगी। और क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स होंगे इसके? बताइए, क्या गुण होंगे, क्या दोष होंगे? कोई भी लीडर अपना इन्वेजन कर सकता है जब वो देख रहे हैं कि कोई प्रॉपर स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी नहीं है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और दूसरा इसका लाभ उठाएगा। और मेरिट्स पहले बताइए आप लोग, क्या मेरिट्स हैं इसके? अच्छा, डिमेरिट्स बताइए। चलिए, दोष ही बताइए इसके। चलिए, पहला आर्थिक रूप से, क्योंकि युद्ध कोई भी करता है तो क्या होता है? कमजोर होता है ना। आप अपने ऊपर ही ले लीजिए, आप अगर युद्ध में उलझ जाएंगे तो आप पढ़ाई कर पाएंगे? मान लीजिए आप कोई स्टूडेंट हैं और बगल वाला चाह रहा है आप पढ़ रहे हैं अच्छे से, और बगल वाला चाह रहा है कि आप पढ़े ना, तो क्या करेगा आपके साथ? झगड़ा कर लेगा, युद्ध में उलझा लेगा, क्योंकि उसको तो पढ़ना है नहीं और आपको भी वो पढ़ने नहीं देगा। तो जब आप युद्ध में उलझ जाएंगे तो आपकी पढ़ाई क्या होगी? चौपट हो जाएगी ना। तो आप हो जाएंगे कमज़ोर, और पहले से ही कमज़ोर तो है। जैसे जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान
संयोगिता का अपहरण से संबंधित जो है, तो क्या है, दोनों कमजोर हो गए। और तीसरा कौन आया, गोरी। ठीक, 94 और 91 92 में जीत के चला जाता और इनका सर्वनाश कर देता। चंदावर का युद्ध होता है ना, तराइन चंदावर का युद्ध होता है। ठीक है, चलिए एक हो गया आर्थिक रूप से आप कमजोर हो। कोई भी युद्ध होता है, देखिए अपने यहाँ सरहद पे जो अभी चाइना विवाद चल रहा था या पाकिस्तान के साथ विवाद चल रहा था, तो भारत क्यों युद्ध में नहीं उलझना चाह रहा था पाकिस्तान के साथ? किसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी? चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस जानते हैं ना आप लोग? वेरी गुड, क्योंकि पाकिस्तान केंद्र में नहीं है। केंद्र में कौन है? चाइना है। इसीलिए कोई भी पॉलिसी होती है किसी भी राष्ट्र की, तो चेक एंड बैलेंस पे निर्भर करती है। पाकिस्तान को हमें काउंटर नहीं करना है, हमें किससे काउंटर करना है? चाइना को। ठीक है, हमारे लिए कौन इम्पोर्टेंट है? चाइना। कि चाइना क्या हो रहा है? शक्तिशाली हो रहा है और कमजोर हो रहा है। ठीक है, तो हम कमजोर के साथ थोड़ी मिलेंगे। कमजोर तो जब चाहेंगे तब उसको दबा देंगे, लेकिन जो शक्तिशाली हो रहा है उसको दबा पाएंगे? उसके समकक्ष आएंगे तभी तो उससे बच पाएंगे, नहीं तो क्या करेगा, हम ही को दबा देगा। ठीक है, यही चेक एंड बैलेंस था। दूसरा कारण बताइए इसमें। साम्राज्य विस्तार नहीं होगा। साम्राज्य विस्तार नहीं होगा। चलिए, तीसरा कारण केंद्रीकरण का कोई व्यवस्था नहीं था। जैसे यूनियन ऑफ स्टेट क्या कहा गया आर्टिकल फर्स्ट में, क्या है? यूनियन ऑफ द स्टेट। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ द स्टेट है ना, राज्यों का संघ। तो क्या आर्टिकल यहाँ 1 था? नहीं। आर्टिकल 1 यहाँ था। ठीक है, और आर्टिकल 2 इसका तो 5 से 11 है। सिटीजनशिप किस में है? 5 to 11 है ना। ये आर्टिकल में आपकी सिटीजनशिप की व्याख्या है। ठीक है, तो बताइए आर्टिकल 2 था, आर्टिकल 2 में क्या है? हाँ? क्या विस्तार क्या ये कर पाता राज की सीमा में विस्तार? नहीं। कर पाता, क्योंकि अपने में ही क्या करें, उलझे रहते। तो यहाँ सीमा अपना विस्तार करेंगे क्या? काबुल को कभी जीतने की उन्होंने कोशिश की? कांधार को जीतने की कोशिश की? नहीं की। तो केंद्रीकरण का अभाव है। फिर और बताइए आप लोग। हाँ? जैसे यूनियन ऑफ स्टेट क्या है? अभी भारत में कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं? हाँ? 29। कन्फर्म है आप लोग? यस सर, 8-28 है। हाँ? 8-28 सर 29 स्टेट है। 8-28 अभी दादर नागर हवेली क्या किया गया? एक कर दिया गया है। तो कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। और कौन कौन बनाए गए हैं? जम्मू और लद्दाख।
तो राज्यों की एक संख्या कम हो गई थी ना, एक वहाँ कम हुए और एक यहाँ कम हुए, ठीक है ना। तो माइनस माइनस दोनों कर देंगे, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग सही है, ठीक है। तो आप हम कहा थे, तो ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पे थी क्या है? सब राज्य एक केंद्रीकरण में थे, नहीं, एक यूनियन था, सबका अपना खुद का यूनियन था, अपना झंडा लेके सब घूमते थे। जैसे सभी पार्टियां नहीं झंडा लेके घूमती रहती थी, वैसे ये लोग भी थे कि अपना झंडा लेके खुद ये लोग चलते रहते थे कि हमारा यहाँ पे हमारा साम्राज्य इतना है, हमारा इतना है, हमारा इतना है, हमें यहाँ की सारी शक्ति हमारे पास है, यहाँ है। तो एक सामंतवाद जैसी स्थिति हो जाएगी कि नहीं? सामंतवाद थे ना ये लोग। ऐसे ही तो सामंतवादों की उत्पत्ति होती है। सभी क्या थे? अपना सैनिक था, अपनी लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ठीक है, अपने राइट्स थे, अपने अनुसार न्याय की व्याख्या करते थे। तो सबके अलग अलग समस्याएं थी और सबके अलग अलग स्टेट थे, और उसी में आपस में ही सीमा विस्तार करने में युद्ध करते रहते थे। मतलब ये आर्टिकल 2 के बारे में कभी नहीं सोचे कि हमारा भी बाहर भी कहीं देखना है, हमें यहाँ कहीं भी विस्तार नहीं करना है। जैसे राजेंद्र चोल का नाम आप लोग सुने होंगे। राजेंद्र चोल ने क्या किया था? श्रीलंका को जीत लिया था। हाँ, श्रीलंका वगैरह को जीत लिया था। पूरा आपका साउथ वाला क्षेत्र है, दक्षिण एशिया वाला जो क्षेत्र है, उस पर भी उसका कब्जा हो गया था। म्यांमार वगैरह जो भी है सब, इसका राजेंद्र चोल का कब्जा था। लेकिन ये लोग अभी क्या कर रहे हैं? अपने में ही उलझे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? तो और क्या हो सकता है इसमें? केंद्रीकरण का भाव मतलब समझ में आ गया ना? फिर और क्या समस्या हो सकती थी? उच्च पदों का अनुवांशिक होना। हाँ? उच्च पदों का अनुवांशिक होना मतलब मतलब जो कोई एक शासक है, उसका जो अनुवांशिक मतलब जो अगली पीढ़ी है उसको डायरेक्ट शासक बना दिया। हाँ, वंशागत व्यवस्था थी, इनहेरिटेंस जो होती थी, प्रॉपर्टी हो गई थी इनका, कि हमारा ही लड़का यहाँ पर शासन कर रहा है तो ही अगला शासक होगा, उसका आने वाला पीढ़ी ही अगला शासक होगा, या जो शासक है उसी का लड़का यहाँ पे शासक। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। लोकतांत्रिक प्रणाली का अभाव लिख सकते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली का अभाव। नोट कर लिए पूरा ना आप लोग? इतना समझ में आ गया ना? और बस जो पतिहार परमार चालुक वगैरह वो भी नोट कर लिए ना? हम लोग पढ़ते हैं अर्थों का अर्थों पढ़ेंगे ना?
खलीफा वगैरह का नाम तो आप लोग सुने ही थे। यस सर। हाँ, जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। किसी को इंडिया का मैप बनाने आता है इसमें से? आप ही बनाए ली। नहीं, यहाँ तो नहीं अच्छा, कोशिश करेंगे तभी तो आएगा। और दोबारा बनाइए थोड़ा। आप बनाइए। किसी का जवाब भी है इसमें? वो लोग तो बनाए होंगे ना? यस सर। तस्वीर में जम्मू जम्मू दिखाई दे रहा है, कश्मीर में बड़ा अच्छा मुझे दिखाई दे रहा लंका बना ये लंका। पूरा आपका क्या था? अरब, वेस्ट एशिया वाला इलाका ही था ना? वेस्ट एशिया का इलाका ही था। वेस्ट एशिया था ना?
और ये लोग कहाँ है पहले? सिंध। सिंध। पहला आक्रमण कहाँ करेंगे? सिंध। पहला आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। उबैदुल्ला था। उबैदुल्ला 711 में सिंध पर आक्रमण करता पहले बार। लेकिन यहाँ कौन शासक थे? दानिश। हिंदू राजा थे, ठीक है। ब्राह्मण वंश। हाँ ठीक है, दाहिर सेन थे, ठीक है। तो ये क्या होता है? असफल हो जाता है। क्या होगा? असफल हो जाता असफल हो जाता है। अब यूसुफ बिन कासिम कौन थे? पिता थे इसके। कौन थे? पिता थे, ठीक है। तो ये फिर क्या करता है? 712 ईस्वी में सिंध पे अटैक करेगा। कितने में? ठीक है। और क्या करेगा? एक तरफ कौन रहते हैं सिंध पे आक्रमण के समय? दाहिर से रहेंगे ना, दोनों पे बीच युद्ध होगा। हाँ? एक तरफ कौन रहेगा? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। कासिम। कौन जीतेगा कौन हारेगा? मोहम्मद बिन कासिम जीतेगा। ये हार जाएंगे। और ये क्या होगा? जीत जाए। जीत जाएगा। ये क्या होगा? भारत में अरबों का शासन होगा। अब पूछता है भारत में अरबों का शासन करने का क्या उद्देश्य था और धर्म क्या महत्व था? धर्म का प्रचार करना। इस्लाम धर्म की स्थापना गलत है। धर्म का प्रचार करना। एक क्वेश्चन पूछ देगा कि अरबों का आक्रमण करने का भारत में क्या उद्देश्य था? दे देगा इस्लाम धर्म की प्रचार करना, ठीक है, व्यापार वाणिज्य करना, लूटपाट करना। लूटपाट नहीं। नहीं, लूटपाट नहीं था, व्यापार था और धर्म का प्रचार था। इनमें से कोई नहीं। मेन उद्देश्य था क्या? भारत के बारे में पहले से व्यापार हो रहा था। और जो आप देखेंगे ये वाला एरिया होता है, यहाँ क्या खजूर मिलता है, खजूर और ऊँट। ये बहुत मतलब क्या थे उस समय ऑयल की, जो ऐसी ऑयल जो आज सप्लाई हो रहा है पूरे एरिया से, उस समय ऑयल वगैरह की क्या जरूरत थी? प्लेन से हम लोग उड़ते थे? नहीं उड़ते थे। हम लोग ये मोटर गाड़ी वगैरह चलाते थे, हम लोग तो घोड़ा और इससे ही काम चलाते थे ना। तो ये पूरा एरिया क्या था? बहुत गरीब था, ठीक है। ये वाला पूरा एरिया क्या था? गरीब था। इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था वहाँ तो बंजर है, क्या सब वो सब भूमि है इनमें। वहाँ पे मतलब ये प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन हो नहीं सकता था। तो क्या करेंगे ये लोग? भारत की तरफ देखेंगे ना, भारत के बारे में सुन भी रखा था कि भारत सोने की चिड़िया है। तो चिड़िया को प्राप्त करने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे? तो यही काम ये लोग किए। आप मान लीजिए आप हैं और आपको भोजन नहीं मिलेगा, तो क्या आप यहाँ बैठे रहेंगे? हाँ, बर्बर का बलाई थे, खाना बदोशी जीवन था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप ही में से है कोई व्यक्ति, जब तक भोजन मिलता है तब तक कोई वो प्लान करता है। जब भोजन नहीं मिलता तो क्या करता है?
इधर उधर भागता है ना, जॉब करेगा, कुछ लोग कुछ और काम करेंगे, कुछ लोग कुछ और व्यवस्था करेंगे, कोई बिजनेस करेगा, तो ये सब किसने करेंगे? अपने जीविकोपार्जन के लिए। तो और उस समय और भी समस्याएं थी, जो सामरिक भी था, आर्थिक भी था, कई कारण थे कि भारत की तरफ ध्यान दिए। सामरिक में क्या था, वो ऑटोमन साम्राज्य की सर कल बात कर रहे थे आप लोग, सैफई और उस्मान वंश था, ठीक है, जो सर उठाए थे मुद्दा, वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था, ठीक है, लेकिन आप लोग नहीं समझ पाए। वो सैफई और उस्मान वंश होता था। जो ऑटोमन साम्राज्य का नाम कितने लोग जानते हैं? हाँ बताइए, ऑटोमन साम्राज्य के बारे में कोई बताइए। टर्की में था वो खलीफा जो बना हुआ था। हाँ, खिलाफत आंदोलन हुआ इसी के संदर्भ में कहा था। बताइए कोई। सर ये इस्लाम के जो संस्थापक हज़रत मोहम्मद पैगम्बर साहब, उनकी मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए वही खलीफा कहलाते। खलीफा के बारे में नहीं पूछ रहे हैं हम, ऑटोमन साम्राज्य के बारे में। और कौन बता रहे हैं ऑटोमन साम्राज्य के बारे में? चलिए खड़ा हो। ऑटोमन साम्राज्य जो था ईरान में था, उसका पहला शासक था तामस। हाँ, ठीक है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे उस वंश के बारे में, जब तुर्कों का आक्रमण पढ़ाएंगे, ठीक है। ऑटोमन साम्राज्य कैसे कैसे डेवलप हुआ और कैसे कैसे उसने लगभग नॉर्थ यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है, एशिया का लगभग भाग उसके साम्राज्य में आ जाते हैं। टर्की जो नाम सुने हैं ना, वो पूरा उसका बेसिक था, उसकी राजधानी थी टर्की, यानी कुस्तुतुनिया का 1453 में पतन हो जाता है। वहीं से ऑटोमन साम्राज्य की खत्म हो जाती है, स्थापना तो पहले से ही हो जाती है, और वहीं से पुनः जागरण काल की शुरुआत होती है। पुनः जागरण मतलब होता था कि एक नई व्यवस्था, एक नए साम्राज्य की स्थापना, तो वहीं से फौजी दृष्टिकोण वगैरह की शुरुआत होती है। वैज्ञानिकवाद, मानवतावाद, व्यक्तिवाद, ये सब पुनः जागरण की ही देन थी। जिसे आज लोग हम आधुनिक युग की बात करते हैं ना, वो किसकी देन थी? पुनः जागरण काल की देन थी। आज जो हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं, जो अपना यूरोप है, अमेरिका है, जो भी उधर के कंटिनेंट्स हैं, वो बोलते हैं कि हम आधुनिक हैं। तो आधुनिक कहाँ से बने? ये पुनः जागरण से बने, और उसका बेस कहाँ था? ऑटोमन साम्राज्य का पतन। जो ऑटोमन साम्राज्य उन्मादी परंपरा पे व्यवस्थित था, उस उन्मादी परंपरा खत्म हो जाती है, वो की सत्ता की समाप्ति हो जाती है। वो की सत्ता की समाप्ति हो जाने से जो दास प्रथा और सारी समस्याएं थी, जो मंदिरों में सेवकाएं रखी जाती थी, वो सब खत्म हो जाता और एक नए विश्व की शुरुआत हो जाती है। तो यही ऑटोमन साम्राज्य का पूरा कंसेप्ट था, ठीक है। उस्मान वंश होता है, सैफी वंश होता है, तो ये दोनों वंश आज धीरे धीरे क्या करते हैं, ये जो लूटपाट करके ले जा रहे हैं ना, तो इसका वही ऑटोमन साम्राज्य के निर्माण में योगदान होता है। तो इसका सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सब महत्व होता है, ठीक है। ये अचानक एक ऐसे आक्रांता के रूप में उभरते हैं कि पूरे विश्व लगभग अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे? चीन पे दाहिर से क्या होता है, हार जाता है, और ये मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है, ठीक है। ये सब नोट कर लिया आपने। और ये शहर होता है, तारक जो होता है, ये शहर होता है इनका, ठीक है। यहीं पे अब्दुल्ला का जाना होना सब होता है, ठीक है। और आजाद हम फारूकी इसके बारे में जानकारी देते हैं, सिंध के मतलब ये अरबों के आक्रमण के बारे में। और चर्चनामा की आप लोग नाम सुने होंगे। यस सर, यस सर। चर्चनामा किसके काल में लिखी गई थी? सिंध के आक्रमण की चर्चा किसमें मिलता है? चर्चनामा में ही मिलता है। और कब लिखी गई थी, कोई बताएगा? हाँ कब? हाँ 1214-15 में ही। वेरी गुड, ठीक है। इसको कौन लिखा था, राइटर कौन था? अरब का यात्री था, नोट कर लिए। चर्चनामा में पहली बार जानकारी सिंधु अरबों के आक्रमण की मिलती है। अरबों के आक्रमण की जानकारी चर्चनामा में मिलती है, और काजिल इस्माइल नामक व्यक्ति ने 1214 में लिखा था। अली अहमद लिखा था ना? काजिल इस्माइल
काजी इस्माइल, कहीं अली अहमद, कहीं काजी इस्माइल ही मिलता है। काजी इस्माइल नामक व्यक्ति ने इसको लिखा था, और इल्तुतमिश के काल में 1214 किसका काल रहेगा? इल्तुतमिश रहेगा ना। काजी इस्माइल, ये सब नोट कर लिया आप लोग ने? इतना समझ में आ गया है? ठीक है। फिर ताहिर से इनकी 2 पुत्रियां होती हैं, ठीक है। इन्हीं की 2 पुत्री थी ना, तो क्या करेगा ये? हाँ, देखिए कितनी अपूर्व मानवतावाद, मतलब अपूर्व व्यवस्था थी इन सबों की। एक तो लूटपाट भी कर रहे हैं और मानव का सप्लाई भी कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कर रहे हैं ना। तो यह व्यवस्था कैसी थी इन सबों की? मानवतावादी थी? नहीं थी। तो इनको सप्लाई कर देते हैं कहाँ? खलीफा के पास। और खलीफा इनका क्या था? धर्म का गुरु होता था। बताइए, गुरु भी क्या था? भ्रष्टी था। हाँ? ठीक है, बस इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नोट कर लीजिए आप, हाँ?